हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज के वीडियो में हम लोग एविडेंस इस टर्म को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टर्म है एविडेंस, इसकी जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दे रखी है, ये जो टर्म डिफाइन किया गया है वो बोलता है कि इट मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो ये सिर्फ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इंक्लूड करता है। सो ओरल एविडेंस मीन्स द स्टेटमेंट्स मेड बाय द विटनेस बिफोर द कोर्ट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी कि वो सारी स्टेटमेंट जो कि एक विटनेस कोर्ट के सामने देता है वो होते हैं ओरल एविडेंस। वो स्टेटमेंट्स बनते हैं ओरल एविडेंस। Documentary evidence means all the documents produced for the inspection of the court and it includes इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज वेल। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये बोलता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कोर्ट का इंस्पेक्शन। तो जो वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दिए जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस? सो फर्स्ट वन इज बेस्ट एविडेंस। बेस्ट एविडेंस बेसिकली मीन्स द प्राइमरी एविडेंस, जो भी ओरिजिनल एविडेंस है। ओरिजिनल एविडेंस होता है क्या है? So it means what a witness reports himself to have seen or heard through his own senses, यानी कि वो जो कुछ भी विटनेस ने खुद ने देखा है या फिर उसने सुना है खुद, तो वो होता है जो उसने अपने खुद के सेंसेस से देखा होता है, सुना होता है, तो वो बनता है ओरिजिनल एविडेंस। और द प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग प्रूव्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रोड्यूस कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान एक केस में अपना क्लेम एक सेल डीड पे बेस कर रहा है तो वो जो सेल डीड है वो बन जाएगा ओरिजिनल एविडेंस, उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही उसको प्रोड्यूस कर देना। नाउ third one is circumstantial evidence. Circumstantial evidence means the evidence of circumstances. So here circumstantial evidence जो है ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस। सो व्हेन द एविडेंस इज गिवन ऑफ वेरी फैक्ट इन इशू, जब फैक्ट इन इशू का एविडेंस दिया था। फैक्ट इन इशू, एक्चुअली फैक्ट इन इशू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। सो फैक्ट इन इशू बेसिकली मतलब वो फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में होता है, इशू में होता है। बेटर क्लैरिटी के लिए आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बट हियर इन जनरल सेंस व्हाट फैक्ट इन इशू इज, इट मीन्स द फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में होता है, जो प्रिंसिपल फैक्ट इशू में होता है। सो डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है कि वो एविडेंस जो कि उस वेरी फैक्ट इन इशू का होता है वो होता है डायरेक्ट एविडेंस। बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होता है when the evidence is given of circumstances or the relevant facts from which the inference about the fact in issue may be drawn, यानी कि जो भी एविडेंस उन सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के, रेलेवेंट फैक्ट्स के दिए जाते हैं जिससे कि आप फैक्ट इन इशू का इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो वो सारी जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस और रिलेवेंट फैक्ट्स का जो भी एविडेंस दिया जाता है, जैसे कि हम फैक्ट इन इशू के बारे में जानते हैं, उसका पता लगाते हैं, उसके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, तो वो होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैंने यहाँ पे जो टर्म यूज करे हैं फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, उसकी बेटर क्लैरिटी के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है विच डिटेल में डील करती है, विच डील्स इन डिटेल फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट रिगार्ड में, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। सो हियर आई हैव डिस्कस डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो उसको चार्ज किया गया है विद 20 मर्डर। अब यहाँ पे सी जो है एक विटनेस है जो कि एक एविडेंस देता है कि ही सॉ ए स्टेबिंग बी। सी बोल रहा है, एक विटनेस है जो बोल रहा है कि मैंने ए को देखा है बी को मारते हुए। तो ये जो ए ने, ये जो सी ने खुद देखा, जो एविडेंस उसने इस फैक्ट इन इशू के बारे में दिया, फैक्ट इन इशू क्या था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, तो इस बारे में जो एविडेंस सी दे रहा है कि हाँ मैंने ही देखा है, अपने ओन सेंसेस से आई सॉ ए स्टेबिंग बी, सी जो ऐसा बोल रहा है, तो ये हो जाता है डायरेक्ट एविडेंस। ऑन दी अदर हैंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पे क्या होगा, अगर सी ये बोलता है कि ही सॉ ए रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर बीज डेड बॉडी वाज फाउंड एंड ही वाज फाउंड रनिंग विद ब्लड स्टेन नाइफ, यानी कि अगर सी ऐसा बोलता है कि मैंने ये देखा कि ए जो है वो उस जगह से भाग रहा था जहां पे बी की डेड बॉडी थी,
और ए के हाथ में एक ब्लड स्टेन्ड नाइफ था, अगर वो ऐसा बोलता है तो ये होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यानी कि यहाँ पे सी जो है वो रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में एविडेंस दे रहा है। उसने सीधे सीधे ये नहीं देखा कि ए ने बी को मारा, उसने यहाँ पे क्या देखा कि ए के हाथ में एक ब्लड स्टेन नाइफ था और ए उस जगह से भाग रहा था जिस जगह बी की डेड बॉडी थी। तो ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो एविडेंस दिया जाता है जिससे कि हम फैक्ट एंड इशू का इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो वो होते हैं circumstantial evidence. And circumstantial evidence is merely a direct evidence which is indirectly applied, and it is always a direct and primary evidence in that sense. So in the one important thing regarding circumstantial evidence is in the absence of direct evidence a person can be convicted on the basis of circumstantial evidence alone, but there are certain conditions which are to be fulfilled. यानी कि ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जामिनेशंस में, अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर डायरेक्ट एविडेंस जो है इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, क्या अगर सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो क्या उससे एक पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, बट एक कुछ कंडीशन है जो कि फॉलो होनी चाहिए। वो कंडीशन एक लैंडमार्क जजमेंट में ले डाउन करी गई थी, दैट इज शरद बीधीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो इस वाले केस में 5 कंडीशंस ले डाउन करी गई थी जहां पे अगर ये कंडीशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रिगार्ड में फुलफिल हो जाती है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अलोन जो है उसको कंसीडर किया जा सकता है टू कन्विक्ट अ पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। सो वो क्या क्या कंडीशंस है? द फर्स्ट कंडीशन इज द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन मस्ट बी कोजेंटली एंड फर्मली एस्टेब्लिश्ड। यानी कि वो सर्कमस्टेंसेस जिससे आप ये कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि हाँ अक्यूज्ड ही जो है उसने ये एक्ट किया, उसने ये क्राइम किया, ही इज गिल्टी, जिससे कंक्लूजन ऑफ गिल्ट ड्रॉ किया जा रहा है कि इसने ही ये क्राइम किया है, तो वो कंक्लूजन जिन सर्कमस्टेंसेस से ड्रॉ किया जा रहा है वो सर्कमस्टेंसेस कोजेंटली एंड फर्मली एस्टेब्लिश होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज द फैक्ट सो एस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ऑफ द अक्यूज। यानी कि ये जो फैक्ट्स हैं यानी कि ये जो हाइपोथेसिस है कि जो अक्यूज्ड है ही इज गिल्टी, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये सिर्फ उसी से, ये जो फैक्ट्स हैं सिर्फ उसी हाइपोथेसिस से कंसिस्टेंट होने चाहिए। वो सिर्फ यही बताना चाहिए कि हाँ ए ने ही मर्डर किया है बी का। सो ए की गिल्ट के बारे में, एक जो अक्यूज्ड है उसकी गिल्ट के बारे में ही बोलना चाहिए, उसकी ये जो हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज उससे ही कंसिस्टेंट होने चाहिए फैक्ट्स। थर्ड इज द सर्कमस्टेंसेस शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर एंड ऑफ डेफिनेट टेंडेंसी, यानी कंक्लूसिव होने चाहिए और डेफिनेट होने चाहिए। फोर्थ इज दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वन टू बी प्रूव, यानी कि जो हमको प्रूव करना है कि हाँ अक्यूज ने ही मर्डर किया है तो उसी हाइपोथेसिस से ये कंसिस्ट करनी चाहिए, उसी हाइपोथेसिस के बारे में बात करनी चाहिए। बाकी के सारे फैक्ट्स, बाकी के अदर जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड करने चाहिए, बाकी की जो अदर हाइपोथेसिस जो कि पॉसिबल है उन सबको एक्सक्लूड करनी चाहिए। बस एक ही हाइपोथेसिस के बारे में बात करनी चाहिए, दैट इज कि जो अक्यूज है उसने ये क्राइम किया है। Fifth is the circumstances taken cumulatively must form a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground consistent with the innocence of the accused, and must show that in all human probability the act is done by the accused। यानी कि ये जो circumstances हैं ये एक चेन बनाना चाहिए, एक चेन सेट करना चाहिए जिससे accused की गिल्ट के बारे में पता लगे। यानी कि ये सारे सर्कमस्टेंसेस जब साथ में ले जाएं तो एक चेन फॉर्म करें और वो कोई भी रीजनेबल डाउट ना रखे, ना रीजनेबल कोई ग्राउंड दें ये डिटरमाइन करने के लिए कि अक्यूज जो है वो इनोसेंट है। वो इस तरीके की चेन सेट करके सारे रीजनेबल डाउट्स उसके जो अक्यूज के इनोसेंस के रिगार्ड में है वो सारे हट जाएं और हर एक ह्यूमन प्रोबेबिलिटी में बस यही शो हो कि एक्ट जो है वो अक्यूज ने ही किया है। सो दीज आर दी 5 कंडीशंस व्हिच शुड बी फुलफिल्ड। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके बेसिस पे भी एक पर्सन को एक अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? Direct evidence means the evidence actually perceived by the witness by his own senses. It proves the very fact in issue without aid from inference और डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि वो एविडेंस जो कि एक पर्सन
खुद अपने सेंसेस से परसीव करता है, जो विटनेस अपने सेंसेस से खुद परसीव करता है, वो होता है डायरेक्ट एविडेंस। तो ये एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस होता है, जो विटनेस ने खुद अपने सेंसेस से परसीव किया, देखा है, तो वो एविडेंस वेरी फैक्ट इन इशू को प्रूव करता है। जो फैक्ट इशू में होता है, क्वेश्चन होता है कि क्या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर किया है, तो जो मेन फैक्ट इन इशू होता है उसको प्रूव करता है विदाउट एनी एड फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग और इन्फ्रेंस। तो बाहर से कोई इन्फ्रेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, वो ये जो एविडेंस होता है ये खुद ही प्रूव करता है द वेरी फैक्ट एंड इशू। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई भी मर्डर हुआ है और उसके रिगार्ड में कोई आई विटनेस है, तो वो जो भी टेस्टिमनी देगा तो वो डायरेक्ट एविडेंस बनेगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर कोई केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो डायरेक्ट एविडेंस, एक प्राइमरी एविडेंस बन जाता है। इनडायरेक्ट एविडेंस बेसिकली जो हियर से एविडेंस होता है इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, डेरिवेटिव एविडेंस होता है, ये सब एक ही चीज है। तो ये जनरली एडमिसिबल होते नहीं है कोर्ट में। जैसे जो मैंने एग्जांपल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में दिया था, अगर वहां पे जैसे अगर जो मेन इशू है वो ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, तो अगर कोई विटनेस है एच एंड वो बोलता है कि he heard from C that he saw A stabbing B, तो ये सुनी सुनाई बातें जो हैं वो होती हैं हियरसे एविडेंस। तो यहाँ पे जो एच एविडेंस देगा कि मैंने उससे सुना था कि उसने देखा कि एक इंसान ने दूसरे इंसान का मर्डर किया है, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस या हियरसे एविडेंस होता है। हियरसे एविडेंस मतलब होता, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हुई ये है, इट इज बेसिकली अ डेरिवेटिव और सेकंड हैंड एविडेंस। ऑर्डिनरी सेंस में हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे एविडेंस क्या होता है कि वट एवर अ पर्सन डिक्लेयर्स ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समवन एल्स, यानी कि उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी और से और वो उसको बताता है, उसने खुद नहीं देखा होता है, अपने सेंसेस से खुद परसीव नहीं किया होता है, किसी से उसने सुना होता है और वो उस बातों को बोलता है, यानी कि सुनी सुनाई बातें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो होता है हियर से एविडेंस। और ये जनरली कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये एडमिसिबल होता है, बट जनरल रूल ये है कि एडमिसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि एडमिसिबल नहीं होता है, बिकॉज इसके कुछ रीजंस है। पहला कि पर्सन जो कि एविडेंस एक हियर से एविडेंस देता है, ही डज नॉट फील एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड इज द ट्रूथ इज डाइल्यूटेड, ट्रूथ इससे खत्म होता है, डिमिनिश होता है। थर्ड इज देयर इज एम्पल स्कोप फॉर प्लेइंग फ्रॉड, वो इंसान झूठ भी बोल सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है। फोर्थ इज ओरिजिनल मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन, जिसने एक्चुअल स्टेटमेंट दिया था, जिससे किसी ने सुना था, तो वो जो पर्सन है, जो ओरिजिनल मेकर है उस स्टेटमेंट का, जिसने ओरिजिनली वो स्टेटमेंट दिया था, उसको तो क्रॉस एग्जामिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है या नहीं, कहाँ है। तो इन रीजंस की वजह से ये एडमिसिबल नहीं होता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये एडमिसिबल हो सकता है, जैसे रेस जेस्टे, कन्फेशन, एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन, कॉन्फिडेंशियल एविडेंस, स्टेटमेंट्स गिवन इन अदर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है, जब हम आगे के सेक्शन डील करेंगे तो ये इन डिटेल में भी कवर हो जाएंगे इसके एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शंस क्यों दे रखे हैं, रीजंस यही है बिकॉज दे मे बी नेसेसिटी, बिकॉज द पर्सन इज नॉट अवेलेबल, जिसने एक्चुअली स्टेटमेंट दिया वो अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है ये नेसेसिटी हो। रेलेवेंसी भी एक रीजन होता है। सो ये हो गया हियर से एविडेंस। नाउ व्हाट इज सब्सटेंटिव एंड कोरोबोरेटिव एविडेंस। सब्सटेंटिव एविडेंस मींस एविडेंस गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। जो भी एविडेंस फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का दिया जाता है वो एविडेंस होता है आपका सब्सटेंटिव एविडेंस, और ये एडमिसिबल होता है बाय, मतलब ये जो सब्सटेंटिव एविडेंसेस होते हैं दीज आर एडमिसिबल बाय देमसेल्फ, ये खुद ही एडमिसिबल होते हैं अगर आप इनको एज एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑन द अदर हैंड क्या होता है, these statements which may be oral or documentary statements, the statements which are used to corroborate or support substantive evidence already given is a corroborative evidence। यानी कि वो स्टेटमेंट जो कि ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, पर वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस जो कि ऑलरेडी दे दिया गया है उसको सपोर्ट करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए दिए जाते हैं, वो होते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो ये कोरोबोरेटिव एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं बाय देमसेल्व्स, ये हमेशा दे आर टेकन along with the substantive evidence and becomes admissible only when it is used to corroborate the substantive evidence। खुद से ही admissible नहीं होते हैं corroborative evidence, जब ये substantive evidence को support करने के लिए दे जाते हैं तब ये एडमिसिबल होते हैं। नाउ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में ही कवर कर रखा है, बट एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये जो एक्ट जो है इट रिक्वायर्स ओनली द पर्सन हु हैज परसीव्ड समथिंग बाय हिज सेंस टू मेक द स्टेटमेंट एंड नो वन एल्स, यानी कि एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि ओरल एविडेंस बेसिकली वो इंसान दे जिसने खुद अपने सेंस से कोई चीज परसीव करी है, वो एविडेंस देना चाहिए वो पर्सन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एज हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस बिफोर विच आर प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सो वो डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए थे वो होते डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही प्रोड्यूस किया जाए। दिस इज द जनरल रिक्वायरमेंट। अब पर्सनल एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस जो है वो सेक्शन 62 में डिफाइन किया गया है। इट मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उसको ही प्रोड्यूस कर दो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो वो होता है प्राइमरी एविडेंस। बट इसके दो एक्सप्लेनेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज वेयर द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स देन ईच पार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जब एक डॉक्यूमेंट जो है वो काफी सारे पार्ट्स में साइन किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो हर एक पार्ट जो है वो प्राइमरी एविडेंस बनता है। And where the document is executed in counterpart, then each counterpart is a primary evidence against the person executing it, यानी कि counterpart basically copies of the original document। तो जब भी डॉक्यूमेंट जो है काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया जाता है तो हर एक काउंटर पार्ट जो है वो प्राइमरी एविडेंस बनता है। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ये बोलता है कि व्हेन देयर आर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स then and all of them are made by one uniform process, for example printing, photography, etc. So in such a case each is a primary evidence of contents of the rest, यानी कि अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही प्रोसेस से बने हैं, अगर सारे अगर 10 डॉक्यूमेंट्स है, 10 प्रिंटिंग किए गए, प्रिंटिंग के थ्रू बने हैं, फोटोग्राफी के थ्रू बने हैं, तो हर एक जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, जो कि और में जो कंटेंट है तो उसका प्राइमरी एविडेंस हर एक डॉक्यूमेंट होगा। बट अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉपी बनाई गई है तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। इसको थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फोटोग्राफ, फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल क्लिक है, एक फोटो क्लिक करी गई है और 10 फोटो उसकी ओरिजिनल क्लिक से हाल के हाल एक बार में 10 फोटोज प्रिंट करवाए हैं, तो ये सारे 10 जो 10 फोटोज हैं ये 10 पूरे प्राइमरी एविडेंस होंगे। बट अगर एक फोटो निकलवा के बाकी की सारी कॉपीज निकलवाई हैं, कॉपी करवाई हैं, तो वो सेकेंडरी एविडेंस बनेगा, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस? इज सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में डिफाइन बताया गया है। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द एक्ट, जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, एंड सेकेंड इज द कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, यानी कि कॉपीज जो कि ओरिजिनल से ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही जो कॉपीज निकाली जाती है मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, या फिर वो कॉपीज जो कि उन कॉपीज से कंपेयर करी गई जो कि कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से निकाली गई है मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस बनता है। मतलब जैसे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉपीज निकाली और इन कॉपीज से और कुछ कॉपीज कंपेयर करके जो बनाई गई हैं, तो वो भी सेकेंडरी, ये जो और कॉपीज हैं जो कि इन कॉपीज से कंपेयर करके बनाई गई, वो कॉपीज जो कि ओरिजिनल से निकाली गई थी बाय मैकेनिकल प्रोसेस, तो वो कॉपीज भी सेकेंडरी एविडेंस में आती हैं। थर्ड इज द कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, यानी कि वो कॉपी जो कि ओरिजिनल से ही बनाई जाती हैं फिर कंपेयर करी जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है कि थर्ड ये बोल रहा है कि वो कॉपी जो कि ओरिजिनल से ही बनाई गई हैं, कंपेयर करी गई हैं, और सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि वो कॉपीज जो कि ओरिजिनल से निकाली गई हैं एंड देन अदर कॉपीज जो कि उन कॉपीज जो कि ओरिजिनल से निकाली गई हैं उनसे कंपेयर करी गई हैं, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। फोर्थ इज द काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। सो बेसिकली कोई भी काउंटर पार्ट था डॉक्यूमेंट का, तो वो पार्टीज जिन्होंने उसको साइन नहीं किया था तो वो भी आ जाता सेकेंडरी एविडेंस में। ओरल accounts of the contents of a document by the person who himself has seen it। so एक कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट का ओरल अकाउंट, अगर कोई ओरली उसके कंटेंट्स को बताता है कोई भी पर्सन जिसने खुद ने उस डॉक्यूमेंट को देखा है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पर्सन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद देखा होना चाहिए, कॉपी नहीं देखा होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना होना चाहिए।
नाउ रियल एविडेंस और पर्सनल एविडेंस क्या होता है कि एनी मैटर विच द कोर्ट परसीव्स इटसेल्फ, यानी कि कोर्ट जो खुद परसीव करता है। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर वेपन जो कोर्ट के सामने लेकर आया गया, ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स जो कोर्ट के सामने लेकर आए हैं, वो सब आते हैं रियल और पर्सनल एविडेंस में। एंड द लास्ट इज कंक्लूसिव एविडेंस। सो कंक्लूसिव एविडेंस बेसिकली मीन्स where the connection between the principal and evidentiary fact is a necessary conclusion, यानी कि अब इसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, ये इतना क्लियर और कंक्लूसिव है। वो जो एविडेंशियरी जो कनेक्शन है प्रिंसिपल और एविडेंशियरी फैक्ट के बीच में, वो एक नेसेसरी कंक्लूजन है। जैसे एग्जांपल अगर एक डेथ सर्टिफिकेट दे दी जाए तो इससे ये जो कंक्लूजन दैट द पर्सन हैज डाइड, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है। मतलब डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, अब तो इसके आगे और क्या ही एविडेंस चाहिए होगा। सो इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस। अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया तो इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट दी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सो दिस इज कंक्लूसिव एविडेंस। That's all for today. Thank you guys. And also अगर कोई doubt है, clarification question है, that you can put that in the comment section below. That's all for today. Thank you.